हैं और इस पूरे समाज को एक चरित्रहीन समाज बनाना चाहते हैं। क्या उनके खिलाफ मैं न बोलूं तो मुंह ना खोलूं तो खुद बोलेगा? नहीं बाबा, अच्छी बात आप जो कह रहे हैं, पर ये इसमें आपके बीमार मानसिकता क्या है? हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे आपको ये कपड़े पसंद है भगवा, मेरे को लाल पसंद है, आप कहेंगे मैं तो लाल पहनता हूँ इसलिए मैं बीमार आदमी हूँ। ये तो एक चॉइस की बात है ना बाबा जी। अभी अभी योग गुरु और देश के बड़े कारोबारी रामदेव के मुंह से आपने चरित्रहीन शब्द सुना। चरित्रहीन शब्द यूं तो अपने आप में बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। भाई, ये चरित्र तो सभी का होता है, बिना चरित्र के कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन शब्द की परिभाषा ऐसी गढ़ दी गई है कि नैतिक रूप से जो काम लोगों को गलत लगते हैं, उन कामों को करने वाले लोग चरित्रहीन कहलाते हैं। रामदेव यहाँ किस गलती की बात कर रहे हैं, सुनिए। संविधान के अनुच्छेद 19 में यह भी कहा हमारे संविधान निर्माताओं ने कि लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों के विपरीत जो हमारी वैयक्तिक स्वतंत्रताएं हैं, ये स्वतंत्रता नहीं, मैं तो कहता हूँ ये तो मूर्खता, उच्छृंखलता और पशुता से भी नीचे की चीज है। इसको कैसे मान्यता दे सकते हैं? ये लोगों के गलत आदत बढ़ गई है। इनको उचित यौनाचार या सदाचार के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, इनके लिए पुनर्वास केंद्र होने चाहिए, न कि इनको कानूनन प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो ये एक तर्क दिया जाता है कि आज नहीं रहा हमारे बीच में संगीत की दुनिया के सबसे बड़ी सितारे माइकल जैक्सन का, कि एक सफल व्यक्ति थे। ऐसे और बहुत से बेहुदे लोग हैं आज भी हमारे लोग। वो यूं कहते हैं कि जी ये तो जो है ना जेनेटिक लिए हमारे अंदर होता है। तो मैं कहता हूँ जेनेटिक नेचर नहीं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और मैं तो एक और बात इसमें जोड़ता हूँ प्रभु जी, मुझे तो ऐसा लगता है जो इसके समर्थक हैं, जो लोग कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं या जो मौन बैठे हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं या तो वो होमोसेक्स हैं और हेटेरोसेक्सुअल भी है ना, दोनों काम करते हैं और भी पता नहीं क्या क्या होगा प्रभु। समलैंगिकता पशुता है। एक योग गुरु जिसके लाखों फॉलोवर हैं, देश के सबसे बड़े टीवी न्यूज चैनल पर आकर ऐसा कहता है। इतना ही नहीं, संस्कृति की दुहाई देने के साथ साथ रामदेव ये भी कहते हैं कि समलैंगिकता अवैज्ञानिक है। रामदेव ने जिस तरह के सवाल उठाए हैं वो आप में से भी कई लोगों के मन में है। आप में से कई लोगों को समलैंगिक होना अप्राकृतिक लगता है क्योंकि समलैंगिक कपल नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर सकते। कितना हास्यास्पद है ये। हमारे समाज में एक महिला मेडिकल साइंस की मदद से कृत्रिम तरीकों से माँ बने तो वो नेचुरल लगता है, लेकिन एक समलैंगिक कपल का माता या पिता बनने की अगर वो इच्छा पाल ले तो वो बेमानी लगती है। खैर, हम लौटेंगे इस पर, लेकिन पहले आपको बता दें कि आज हमें रामदेव के इस पुराने इंटरव्यू की याद क्यों आई। क्योंकि रामदेव ने दावा किया था कि वो समलैंगिकता ठीक कर सकते हैं। उनके इस दावे के बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक पत्रकार ने उनसे एक डिस्कशन में पूछा कि वो समलैंगिकता की तथाकथित बीमारी का इलाज कैसे करते हैं। तो रामदेव के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि ऐसे कई माता पिता अपनी समलैंगिक औलादों को उनके पास लेकर आते हैं और नियमित योग से सभी विकृतियां, आई रिपीट, विकृतियां ठीक हो जाती हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। कल यानी 7 जून की सुबह मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक ऑर्डर जारी किया। कोर्ट ने कहा LGBTQA+ लोगों को हेटेरोसेक्सुअल बनाने या किसी ट्रांसजेंडर को सिसजेंडर बनाने की कोशिश करने या उन्हें मेडिकली क्योर करने की कोशिश करने यानी कन्वर्जन थेरेपी पर बैन लगाया जाए। तमिलनाडु में कई अस्पताल और धार्मिक संगठन ऐसा करने का दावा करते आए हैं। अब मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया है। क्या है पूरा मामला और क्या है कन्वर्जन थेरेपी जिसका इस्तेमाल आज भी धड़ल्ले से हो रहा है, बताएंगे आपको आज की बड़ी खबर में। अभी मैंने जो कुछ शब्द बोले उनका मतलब पहले मैं आपको समझा दूं। LGBTQA+ का अर्थ हुआ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, एसेक्सुअल और प्लस का मतलब ऐसे ही और लोग जो खुद को समाज की गढ़ी हुई नॉर्मल की परिभाषा में नहीं फिट मानते। हेटेरोसेक्सुअल यानी लड़का होकर लड़की और लड़की होकर लड़के से संबंध रखने वाले लोग, जिन्हें आम भाषा में स्ट्रेट कहते हैं, जो कि अपने आप में एक गलत धारणा है क्योंकि स्ट्रेट का अर्थ तो ये हुआ कि समलैंगिक लोग टेढ़े हैं। ट्रांसजेंडर का अर्थ हुआ वो लोग जो बचपन में खुद को असाइन हुए लिंग से सहज नहीं है। अक्सर आम भाषा में जिन्हें आप हिकारत से हिजड़ा कह देते हैं वो भी ट्रांसजेंडर समुदाय का एक हिस्सा है। और सिसजेंडर यानी वो तथाकथित नॉर्मल लोग जो पूरे जीवन खुद को एक ही सेक्स यानी या तो महिला या तो पुरुष मानते हैं। अब आते हैं मद्रास हाईकोर्ट वाले मुद्दे पर। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक 7 जून के दिन हाईकोर्ट ने एक समलैंगिक कपल द्वारा डाली गई रिट याचिका पर सुनवाई की। दरअसल ये दोनों औरतें मदुरई की रहने वाली हैं, लेकिन लिव इन में रहने के लिए दोनों अपने अपने घर छोड़कर चेन्नई में शिफ्ट हो गई थी। परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने पुलिस में 2 FIR दर्ज कराई।
गुमशुदगी की शिकायत की। एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों महिलाओं को खोज निकाला और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। इस पर यह कपल पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट। याचिका डालकर पुलिस के हरासमेंट और किसी भी तरह के खतरे से सुरक्षा की मांग रखी। इसी मुद्दे पर हाई कोर्ट पिछले कुछ महीनों से सुनवाई कर रहा है। मीडिएशन सेंटर से रिक्वेस्ट करके पेरेंट्स और लड़कियों के बीच 1-to-1 बात करवाने के निर्देश दिए गए। LGBTQA+ कम्युनिटी के लिए काम करने वाले काउंसलर्स से पेरेंट्स की मुलाकात करवाने का भी निर्देश दिया गया और पुलिस को भी कुछ डायरेक्शंस दिए गए। फिर 7 जून को एक बार फिर से सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि निर्देश देने के बाद भी पुलिस ने अभी तक एफआईआर बंद नहीं की है। गवर्नमेंट एडवोकेट यह आश्वासन दे कि तुरंत ही एफआईआर बंद करवाई जाएगी और कोर्ट को रिपोर्ट किया जाएगा। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय कर दी गई। भले ही कोर्ट ने कोई फाइनल फैसला अभी नहीं दिया, लेकिन जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कई अहम बातें कही हैं और कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा, मुझे ये स्वीकारने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं भी आम जनता की उसी मेजॉरिटी का हिस्सा हूं जो अभी तक समलैंगिकता को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। किसी भी तरह के भेदभाव को नॉर्मलाइज करने के लिए इग्नोरेंस किसी तरह का जस्टिफिकेशन नहीं है। ये सोसाइटी और मेरे लालन पालन ने हमेशा होमोसेक्सुअल, गे और लेस्बियन शब्दों को अभिशाप की तरह ट्रीट किया है। समाज का बड़ा हिस्सा अज्ञानता की एक ही स्थिति और पूर्व कल्पित धारणाओं के साथ खड़ा होगा। याचिकाकर्ता के साथ 1-to-1 बातचीत के बाद मैंने ये महसूस किया कि हमें उन्हें समझने और स्वीकार करने का सफर तय करना है। हमें अपनी धारणाओं को त्यागना है। जस्टिस आनंद ने यह भी बताया कि LGBTQ कम्युनिटी के बारे में ठीक से समझने के लिए उन्होंने खुद को साइको एजुकेशनल सेशन लिया और इससे उनकी सारी धारणाएं खत्म हुई। इसके बाद कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की ताकि LGBTQA+ कम्युनिटी को लेकर संवेदनशीलता आए और उन्हें सुरक्षा मिले। इसी मामले में क्योर या कन्वर्जन थेरेपी को बैन करने की बात भी आई। हाईकोर्ट ने कहा, फिजिकल और मेंटल हेल्थ सपोर्ट देकर भेदभाव का सामना करने वाले LGBTIQA+ कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करें। जेंडर, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए मेंटल हेल्थ कैंप्स लगाए जाएं। LGBTIQA समुदाय लोगों को मेडिकली क्योर या फिर उन्हें हेटेरोसेक्सुअल बनाने या किसी ट्रांसजेंडर को सिसजेंडर बनाने की कोशिशों पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो भी प्रोफेशनल्स इस तरह की कन्वर्जन थेरेपी में शामिल हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन्हें प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी वापस ले लिया जाए। इसके बाद अगर पुलिस को किसी लड़की, महिला या आदमी की मिसिंग कंप्लेन मिले और जांच के बाद पता चले कि वो LGBTQA कम्युनिटी से है, तो स्टेटमेंट लेकर कंप्लेन बंद कर दे, कोई हरासमेंट ना हो। इसके अलावा स्कूलों में पेरेंट्स को इस समुदाय के प्रति अवेयर करने के लिए पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस, जेल अधिकारी और जुडिशियल अधिकारियों के मन में जागरूकता लाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करने की भी बात कही गई है। NGOs को ज्यादा एक्टिव होने के लिए कहा गया है ताकि इस समुदाय का कोई भी व्यक्ति जो भेदभाव का शिकार हो रहा है, वो आसानी से इन्हें अप्रोच कर सके। ये सारे निर्देश काफी अहम है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है तथाकथित क्योर थेरेपी या कन्वर्जन थेरेपी को रोकने का निर्देश देना। क्या है ये थेरेपी? इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के, खासतौर पर समलैंगिक या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदलने के लिए किया जाता है। इसे करने वाले प्रोफेशनल्स का कहना है कि समलैंगिकता एक बीमारी है और उसे ठीक किया जा सकता है। कई सारे धार्मिक लोग, तांत्रिक इसी सहारे अपनी दुकान चला रहे हैं और तो और कई डॉक्टर्स भी इसे बीमारी कहते हैं और इलाज करने का दावा करते हैं। हमारे एक साथी ने ऐसे ही कुछ सो कॉल्ड डॉक्टर से बात की जो 6 या 2 या 3 या 4 महीनों में इसे ठीक करने की बात करते हैं। सुनिए। डॉक्टर साहब, मुझे एक्चुअली आपसे अपॉइंटमेंट लेना था। आइए आज। सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि भाई को तैयार करना आने के लिए, मेरा छोटा भाई है, वो कुछ दिनों से, मतलब कुछ समय से उसकी हरकतें सर थोड़ा सा मतलब लड़कियों वाली हो रही थी। मतलब सर होमोसेक्सुअलिटी वाली हमको कुछ प्रॉब्लम लग रही है। तो डॉक्टर साहब, वो सही करने कुछ नहीं खाना पड़ेगा जी? क्या कह रहे हैं सर? वो सही करने कुछ नहीं खाना पड़ेगा। अच्छा, उसको लेके आना पड़ेगा ना? ऐसी कोई दवा ववा नहीं है? आ सके ले आइए, दवा देंगे ठीक हो जाएगा। आ सके लेके आइए। होमोसेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम तो सही हो जाएगी ना उसमें फिर? हाँ, फिट कर देंगे, कहीं ठीक किए हैं। अच्छा सर, हमने भी बहुत लोगों से पूछा तो कह रहे हैं इसका इलाज संभव नहीं। इसका इलाज संभव है सर? इलाज एकदम संभव है कि होमोसेक्सुअलिटी का? अभी हाल ही में एक मरीज ठीक किए हैं, कुंडा से आते थे। लड़की थी सर, वो लड़का था? लड़का। अच्छा, उसके होमोसेक्सुअलिटी ठीक हो जाएगी ना सर?
हाँ एकदम ठीक हो जाता है। ये सर की मानसिक विकृति है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। सर पैसा कितना इसमें खर्चा होगा? अब आइए हम बता देंगे, 6,000 15 की दवाई है, इससे भी सस्ती दवाई, इससे महंगी दवाई है। मेरे भाई को कुछ होमोसेक्सुअलिटी वाली प्रॉब्लम्स। अच्छा, जी हाँ, तो क्या एज आपकी? कितनी है? हाँ, एज उसकी 28 है। 28 है। हाँ, जो अट्रैक्शन ऑफ पार्ट है वो क्या है, फीमेल या गर्ल्स? क्या फीमेल में गर्ल्स है और उसी की तरह कुछ मतलब हरकतें कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं, लगाव कुछ ज्यादा बढ़ गया, उखड़ा उखड़ा सा रहता है। बाकी समझ में नहीं आ रहा है, वो होमोसेक्सुअलिटी वाली प्रॉब्लम है। आप क्या इसका इलाज है? इलाज हो जाएगा, लेकिन इसमें खर्चा आता है 50,000 रुपए के आसपास खर्चा इसमें आता है पूरा कंप्लीट। कितने का आता होगा सर? टोटल जो है 50,000 का खर्चा इसमें आएगा 2 महीने में। तो होमोसेक्सुअलिटी का इलाज आपके संभव हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। 50,000 का खर्चा, ये मतलब कंप्लीट खर्चा बता रहे हैं? ये कंप्लीट खर्चा बता रहा हूँ, ये मतलब चाहे इसमें 1 महीने लगे, 2 महीने लगे। अच्छा, वो नौकरी वोकरी करता है, सब कुछ अच्छा है, शादी भी उसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो बस हमको आप ये बता सकते हैं, हमको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि कितना टाइम लग जाएगा इलाज में? देखिए मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 2 महीने का होता है। अच्छा, 2 महीने का जो है बेस ट्रीटमेंट होता है और 1 महीना प्लस मान के चलिए, तो वो टोटल जो है आपका टाइम और प्लस खर्चा वो सब कुछ एक ही में इंक्लूड रहता है। अच्छा, डिपेंड ऑन कंडीशन की कितनी जल्दी रिजल्ट आता है सामने वाले को, उसका इंटेंशन कितना जो है अट्रैक्ट होकर के चेंज होता है, क्योंकि इसमें टोटल जो है हार्मोन को चेंज किया जाता है। अच्छा, हार्मोन चेंज किया है। हाँ, तभी जाकर के जो सेक्सुअलिटी होती है वो चेंज होती है। तो इसका मतलब आपने पहले भी होमोसेक्सुअलिटी का इलाज किया ही होगा ना आप लोगों को? बहुत सारे हैं सर। ये जान लीजिए कि होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है, न तो दिमागी बीमारी है और न ही शारीरिक। इंडियन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने भी ये कह दिया है कि ये कोई बीमारी नहीं है और अब वक्त आ गया है कि इसे बीमारी मानना बंद कर दिया जाए। इस कन्वर्जन थेरेपी का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, फिर भी ये धड़ल्ले से चल रही है। इस थेरेपी का सामना करने वाले लोग किस तरह की पीड़ा से गुजरते हैं, ये हमें बताया हरीश अय्यर ने। ये एलजीबीटी और इक्वल राइट एक्टिविस्ट हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहली चीज तो ये थेरेपी है नहीं। थेरेपी तब होता है जब हमें कुछ क्योर करना है। अभी कुछ बीमारी नहीं है तो क्योर क्या करेंगे? ओके, तो पहले हम वो थेरेपी का शब्द इस्तेमाल करके ही उसको सारे इन्वर्टेड कोमास में डालना पड़ेगा हमें, थेरेपी, बिकॉज थेरेपी तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि थेरेपी तो। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों ने यू नो दे हैव डाइड ऑफ सुसाइड, उन्होंने आत्महत्या की है। तो उन सारी कहानियां तो आपको सुनाई भी नहीं देगा। तो कुछ नाम ऐसे बाहर भी निकल के आए हैं। हम अगर अंजना हरीश नाम की कोई थी, तो उनका डेथ बाय सुसाइड हुआ था। तो हम बहुत सारे केसेस को ऐसे जानते हैं जो जिनमें लोग बच्चे ही नहीं है आके अपनी कहानी दोहराने के लिए, बताने के लिए। वो उनके पहले, बिकॉज उनके मानसिक संतुलन पे इतना गहरा असर पड़ता है। इसलिए नहीं कि वो एलजीबीटी हैं, इसलिए कि उनके साथ क्या ज्यादती की गई जब हमने ये जाना कि वो एलजीबीटी हैं। तो उसकी वजह से लोग मरते हैं। लोग एलजीबीटी हैं इसके वजह से नहीं मरते। लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि हम ज्यादती करते हैं उनके साथ। जब हमें पता चलता है, हमें इस बात की खबर लगती है कि वो एलजीबीटी समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो एक वैसे केसेस हैं, शॉक ट्रीटमेंट दिया गया है। ये, और इनका एक प्रोसीजर होता है। वो क्या करते हैं कि पहले सोचो अगर कोई लड़का है जो समलैंगिक लड़का है, तो उसको ले जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पहले उनको बोलेंगे कि उनको दवाई देंगे कि जिसमें उनका सेक्स ड्राइव ही कम हो जाए। ओके, तो हमें लगेगा कि तो उन्हें लगने लगेगा, देखो पहले मुझे आकर्षण होता था लड़कों की तरफ, मुझे अभी आकर्षण नहीं हो रहा है। हकीकत की बात यह है कि आपको आकर्षण ही कम होने लगेगा, लड़कों या लड़कियों की तरफ नहीं। फिर बाद में दवाई का डोज कम करेंगे और फिर आपको लड़कियों के फोटोज दिखाएंगे, और तब आपको लगेगा, तब आपको वाइग्रा जैसे दवाई देंगे, तो आपको ये लगने लगेगा कि आपका असर कर रहा है, कि आपको लड़कियों को देख के आपको असर हो रहा है कोई। तो आपके ऊपर वो ऐसे जाल फेंकेंगे और आप उनके झांसे में आ जाएंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा, क्योंकि ये प्रोसीजर वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये रेगुलर बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ये, और बहुत सालों से हो रहा है ये।
सारे लोगों के साथ इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है, प्राइवेट पार्ट्स में इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो वो दिया गया है। बहुत सारे लोगों को पीटा गया है, मारा गया है, पागल खाने में रखा गया है। पागल खाने में एक तो प्राइवेट ऑर्गन्स पे इलेक्ट्रिक शॉक, कभी सर पे भी इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है। पागल खाने में उनको लेके जाते हैं और फिर बोलते हैं नहीं ये पागल हो गया है करके। बहुत बार कन्वर्जन थेरेपी के हिसाब से बहुत बार तो बलात्कार भी होता है। कन्वर्जन थेरेपी के नाम पे, क्योर के नाम पे लोग बलात्कार भी कराते हैं, ये कह के कि तुम्हें अगर कोई लेस्बियन है तो बहुत बार ये कहते हैं कि तुम्हें तो तुमने तो लड़के के साथ कुछ किया ही नहीं होगा, तो चलो कभी कभी वो लड़की के मामा को बोल देंगे कि नहीं तुम जाओ उसके साथ, उसको सबक सिखा के आओ ताकि इसको पता चले कि कोई मर्द के साथ कैसे रहा जाता है। तो ये कहने में इतनी, मुझे इसलिए आप कभी इन कहानियों को नहीं सुनोगे, बिकॉज मुझे कहने में इतनी शर्म आ रही है और ये मेरे साथ घटा भी नहीं है। तो जिनके साथ ये घटा है तो कैसे कह पाएंगे। हमने इन थेरेपी को लेने वाले लोगों से डायरेक्ट बात करनी चाहिए, लेकिन उनमें से कोई भी इस वक्त इस मानसिक अवस्था में नहीं था कि हमसे बात कर सके। इस थेरेपी को फेस करने वाले कितने लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया है। पिछले साल गोवा में एक लड़की ने भी सुसाइड कर लिया था, उसे भी उसके पेरेंट्स ने बाइसेक्सुअलिटी के तथाकथित इलाज के लिए मेंटल हेल्थ सेंटर भेजा था। इस मुद्दे को और ठीक से समझने के लिए और ये जानने के लिए कि ऐसी थेरेपी की सच्चाई क्या है, क्या असर होता है, हमने बात की मेडिकल एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरी 50 साल की सेक्सुअल मेडिसिन की प्रैक्टिस में मैं आज तक करीबन 50,000 से अधिक मरीज देख चुका हूँ। इसमें हर 20वां मरीज सजातीय आकर्षण वाला होता है, माने या तो होमोसेक्सुअल या तो लेस्बियन। वैज्ञानिक अनुमान के आधार से और मेरे खुद के तजुर्बे से मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक जन्मजात होता है, इसमें बदलाव बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जो लोग कन्वर्जन थेरेपी से इसकी क्योर की बात कर रहे हैं वो हकीकत नहीं है, वो एक गलतफहमी है। मुझे पूछा जाए तो एक सजातीय व्यक्ति किसी विजातीय व्यक्ति से शादी करके खुद की ज़िंदगी बर्बाद करे और सामने वाले की ज़िंदगी भी बर्बाद करे, उससे कहीं बेहतर है, ये कहीं बेहतर विकल्प है कि वो खुद अपने आप अपनी संतुष्टि ढूंढ ले। कई लोग ये दावा करते हैं कि कन्वर्जन थेरेपी की मदद से वह सजातीय आकर्षण को विजातीय आकर्षण में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये दावा बिल्कुल गलत है, निराधार है और बेबुनियाद है। ये आकर्षण जो है वो जन्मजात है। अगर कोई कहता है कि मैं वो ये आकर्षण में बदलाव ला सकता हूँ तो ये समझ लीजिएगा कि ये बात कुछ ऐसी है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, गुरु नानक कहे दोनों ज्ञानी। फर्ज करें कि आप किसी नई नौकरी को ज्वाइन करते हैं और आपके इंट्रो में पूरे कमरे को बताया जाता है कि भाई ये फलाने हैं, ये हमें फलानी पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं और इन्हें महिलाओं के साथ सेक्स करना पसंद है। तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे कि मैं किसके साथ सेक्स करूँ, ये आपके लिए क्यों जरूरी है? लेकिन हर रोज समलैंगिक व्यक्तियों के साथ ऐसा ही होता है। उनकी सेक्स लाइफ की वजह से रोज न सिर्फ उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, न सिर्फ भेदभाव किया जाता है, बल्कि उनकी आइडेंटिटी के साथ इस चीज को चस्पा कर दिया जाता है। फिर वो चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाएं, वो पहले समलैंगिक होते हैं, उसके बाद कुछ और। यहाँ मैं आपको एक लंबी लिस्ट दे सकती हूँ ऐसी औरतों और पुरुषों की जो समलैंगिक है मगर अपने फील्ड में बेस्ट है, चाहे वो साइंटिस्ट हो या एक्टर। मगर मैं एक सत्य को और जस्टिफाई करने में इससे ज्यादा समय खर्च नहीं करना चाहती। बड़ी खबर को यहाँ खत्म करते हुए इतना ही कहूंगी कि अपने आसपास के लोगों से प्रेम करने की नीयत अगर आप रखते होंगे तो उनकी हर चॉइस का सम्मान करेंगे। और अगर आपके दिल में किसी नफरती चिंटू का वास है तो आप धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति, भाषा, खान पान ऐसी हजारों वजहें खोज लेंगे लोगों से नफरत करने के लिए। अब चलिए आपको बता दूं कि दिन की सुर्खियां क्या है। पहली सुर्खी जुड़ी है सिनेमा जगत से। सहर अली लतीफ जो प्रोड्यूसर और कास्टिंग डायरेक्टर थी, उनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से 7 जून को निधन हो गया।
किडनी फेलियर की शिकायत के बाद वो मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट थी, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सहर ने लंच बॉक्स और मॉनसून शूटआउट जैसी फिल्मों और भाग बिनी भाग जैसी वेब सीरीज के लिए बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम किया था। सहर के जाने पर कई सारे नामी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लंच बॉक्स की एक्ट्रेस निमृत कौर ने भी उन्हें याद करते हुए शोक जताया। मस्का में काम कर चुकी एक्ट्रेस निकिता दत्ता ने भी सहर को याद किया। लंच बॉक्स, भाग बिनी भाग और शकुंतला जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए भी कास्टिंग की थी उन्होंने। ईट प्रे लव, फ्यूरियस 7, वाइसरॉयज हाउस, मैकमाफिया और सेंस 8 उन्हीं में से कुछ नाम है। अगली सुर्खी बनाई है महात्मा गांधी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर आशीष लता राम गोविंद ने 56 बरस की हैं। उन्हें 6 मिलियन रैंड यानी 3 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में 7 साल की जेल हुई है। आशीष लता को डर्बन कोर्ट ने इस केस में दोषी पाए जाने के बाद ये सजा सुनाई। उन पर उद्योगपति एसआर महाराज के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महाराज ने आशीष लता को कथित रूप से भारत के एक नॉन एग्जिस्टेंट कंसाइनमेंट के आयात और कस्टम ड्यूटी के लिए 62 लाख रैंड्स दिए थे। इसमें उन्हें लाभ का एक हिस्सा देने का भी वादा किया गया था। इसी आयात और कस्टम ड्यूटी वाले काम में आशीष लता ने महाराज के साथ धोखाधड़ी की थी। अगली सुर्खी बनाई है एक फेमस ब्रिटिश एक्ट्रेस ने, नाम है कीरा नाइटली। आपने इन्हें पायरेट्स ऑफ कैरिबियन सीरीज में देखा होगा। हापर्स बाजार मैगजीन को हाल ही में कीरा ने एक इंटरव्यू दिया और यौन शोषण के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि यौन शोषण बहुत बड़ी दिक्कत है, इतनी कि वो ऐसी कोई भी महिला को नहीं जानती जो कभी सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार ना हुई। कीरा से सवाल किया गया था कि क्या कभी वो हरासमेंट का शिकार हुई हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा, हाँ, मेरा मतलब हर कोई हुआ है। मैं ऐसे किसी को नहीं जानती जिसने इसका सामना नहीं किया हो, फिर चाहे वो घटना जबरन पकड़ने की हो या फ्लैश करने की हो या किसी लड़के का ये कहना हो कि वो तुम्हारा गला काटने वाला है या फिर चेहरे पर पंच मारने वाला है। जो भी फॉर्म हो, हर किसी ने इसका एक्सपीरियंस किया। कीरा ने आगे बताया कि औरतें जब अकेले अपने घर जाती हैं तो अपनी सुरक्षा के कई इंतजाम खुद से करती हैं। मैं खुद भी करती हूँ। यहाँ खत्म होता है आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमारा शो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हमें ईमेल कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। शुक्रिया।